नमस्कार दोस्तों। तो ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 7 हम देख रहे थे। इसमें विश्व और भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों का संकलन है। 100 प्रश्न तक हमने देख लिया, जिसमें ये देखा था कि पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे डाल्मेशियन कहते हैं। तो ये तो हमने देख लिया था। अब 101 में जो है वो एक साइड जलधाराएं हैं और दूसरे साइड उसके प्रकार है। आपको पता है कि जलधारा दो तरह की होती है, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। तो कनारी जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है, बिल्कुल ए सही है। सी नंबर जो लिखा हुआ है अगुल्हास की धारा, ये भी गर्म जलधारा होती है, और ग्रीनलैंड की धारा ये ठंडी जलधारा होती है। जबकि बेंगुला की धारा जो होती है ये गर्म नहीं ठंडी जलधारा होती है। तो इसलिए विकल्प बी इसका आंसर सही होगा, क्योंकि पूछा था कौन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, सामान्य ताप पतन दर की घटना परिलक्षित होती है। तो सामान्य रूप से जो ताप पतन दर की घटना परिलक्षित होती है वो क्षोभ मंडल में होती है, और प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर ऊंचाई जाने पर 6.5 डिग्री यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। पतन का मतलब घटना। नेक्स्ट है, पेनांग द्वीप जेलुबू घाटी टीन खनन क्षेत्र स्थित है। तो ये मलेशिया में है, पेनांग द्वीप और जेलुबू घाटी। पहले तो ये फैक्ट ये है कि टीन खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, और ये है कहाँ, तो मलेशिया में है। नेक्स्ट 104, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर स्थित है। तो नेशनल रिसर्च फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर ये भुवनेश्वर यानी उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है वहाँ स्थित है। नेक्स्ट, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले वन सोलास किस प्रकार के वर्ग में शामिल किए जाते हैं। तो जो ये सोलास वन होते हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। तो एक फैक्ट ये हो गया, सोलास वन कहाँ होता है, तो सोलास वन आपको नीलगिरी मिल जाएगा, अन्नामलाई मिल जाएगा और पालनी पहाड़ियों में मिल जाएगा। नीलगिरी से याद आया कि नीलगिरी की जो मूल जनजाति है वो है टोडा जनजाति, जिनका मुख्य व्यवसाय भैंस पालन करना है। और अन्नामलाई से एक फैक्ट ये याद आ रहा है कि अन्नामलाई पर ही अनामुडी पर्वत चोटी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर यानी 2695 मीटर, 2700 में 5 कम मीटर। नेक्स्ट, अच्छा इसका वन कौन सा है, सोलास वन, तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, हिमालय की कौन सी नदी ने जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं किया है। तो हिमालय की घाघरा नदी ने जलोढ़ शंकु का निर्माण नहीं किया है, जबकि गंगा, गंडक और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियों ने जलोढ़ शंकुओं का निर्माण किया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत के निर्माण में चट्टानों का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है। तो पहले तो आपको कई बार ये प्रीवियस ईयर में भी आया था, तो सबसे पहले तो आपको याद आ ही रहा होगा कि गोंडवाना जो है सबसे नवीनतम चट्टान है जो भारतीय प्रायद्वीप जिससे निर्मित हुआ है, और धारवाड़ जो है ये सबसे पुरानी चट्टान है। तो धारवाड़ पहले हो जाएगा और सबसे लास्ट में गोंडवाना हो जाएगा। तो इस तरह के विकल्प आपको विकल्प डी में ही दिखेंगे, ये वाला डी नंबर ऑप्शन। तो इसका आंसर तो डी हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए अपने स्तर पर कुछ ट्रिक बना लीजिए। जैसे कि अब यहाँ पर तो ऐसे फर्स्ट मीनिंग लिखा हुआ है डी के भी जी, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। कम से कम इतना जरूर याद रखिए कि सबसे पुराना धारवाड़ है और सबसे नया गोंडवाना है, तो इससे भी एलिमिनेशन किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही नहीं है उसे देखना है, तो सही पहले देख लेते हैं। जैसे पोंग बांध परियोजना जो है ये ब्यास नदी पर है, टनकपुर परियोजना जो है महाकाली नदी पर है, और नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है। जबकि जो सी नंबर में लिखा हुआ है फरक्का परियोजना के सामने महानदी, ये गलत है, क्योंकि फरक्का परियोजना गंगा नदी में है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ फैक्ट जो इससे क्वेश्चन कई बार बनते हैं तो वो मैंने यहाँ नोट कर रखे हैं, मैं बताता हूँ। जैसे कृष्णा नदी के बारे में हमने ये देखा था कि कृष्णा नदी का जो स्रोत है वो पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से निकलता है कृष्णा नदी। ठीक है। कृष्णा नदी पर कभी कोई पूछ लेता है कौन से नदी पर कौन सा शहर है, तो कृष्णा नदी के किनारे आपको विजयवाड़ा शहर मिलेगा, और कृष्णा की एक सहायक नदी है मूसी, और इसी मूसी नदी के किनारे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बसी हुई है। ठीक है। तो ये फैक्ट तो आपको याद ही रहा होगा। और जब हैदराबाद की बात कर रहे हैं तो हुसैन सागर झील आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि वहीं पर है। अच्छा, अब एक ब्यास नदी है। तो ब्यास नदी, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सा दोआब है। तो सबसे नीचे आपको, जैसे क्रम में जब देखेंगे तो सबसे पहले मिलेगा आपको, यानी कि उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जब आप देखेंगे सबसे पहले सतलज नदी मिलेगा, फिर ब्यास नदी मिलेगा। तो ब्यास और सतलज नदी के बीच में आपको बिस्ता का दोआब मिलेगा। किसका दोआब, बिस्ता का दोआब। तो क्वेश्चन पूछता है कि सतलज और ब्यास के बीच में कौन सा दोआब है, तो बिस्ता दोआब।
अच्छा, उसी तरीके से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रावी और ब्यास के बीच में कौन सा द्वाब है, तो बारी द्वाब। और चेनाब और रावी के बीच में कौन सा द्वाब है, तो रचना द्वाब। झेलम और चेनाब के बीच में कौन सा द्वाब है, तो इसको जेंच द्वाब भी बोलते हैं, या कहीं कहीं कुछ और भी थोड़ा सा ज से ही नाम रख करके बोलते हैं, तो जेंच द्वाब। और झेलम और सिंधु के बीच में जो है ये आपको सिंध सागर द्वाब मिलेगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, ऊपर से ही इस बार बोलता हूँ। सिंध नदी सबसे ऊपर में मिलेगा, सिंध नदी और झेलम नदी, इन दोनों के बीच में आपको सिंध सागर का द्वाब मिलेगा। झेलम से नीचे जब आएंगे चेनाब नदी, तो झेलम और चेनाब के बीच में जेंच द्वाब मिलेगा। और चेनाब और रावी से के बीच में रचना द्वाब मिलेगा। और रावी और ब्यास के बीच में बारी द्वाब मिलेगा। और ब्यास और सतलज के बीच में बिस्ता द्वाब मिलेगा। दरअसल ये द्वाब मतलब कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको द्वाब बोलते हैं। और यही द्वाब वहाँ पर नामकरण कर दिया गया है कि भाई ब्यास और सतलज के बीच में बिस्ता कहलाएगा, और रावी और ब्यास के बीच में बारी कहलाएगा, चेनाब और रावी के बीच में रचना कहलाएगा। ऐसे ही करके नामकरण किया है। तो क्वेश्चन कई बार बने थे, इसलिए मुझे लगा कि मैं रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, वो जो मैंने बोला ना, मैप में देखेंगे तो मिल जाएगा, उसमें 2-3 तो मिल ही जाएगा, मैप में लिखा हुआ है ऑलरेडी, बाकी 1-2 आपको गूगल करना पड़ेगा। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही नहीं है, उसके अच्छा है कि सबसे पहले जो सही उसे देख लेते हैं। तो मूर्खा घाटी ये जम्मू कश्मीर में है, जूकू घाटी ये नागालैंड में मिलेगा, और थुंगांग घाटी ये सिक्किम में मिलेगा, जबकि सांगला घाटी उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, नागालैंड में है जूकू घाटी, तो ये बात याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं, इसमें पूछ रहा है। एक साइड है सागर पुलीन और दूसरे साइड राज्य है, तो कौन सा सागर पुलीन किस राज्य में ये देखना है। तो दीघा सागर पुलीन ये पश्चिम बंगाल में है, गोपालपुर सागर पुलीन ये उड़ीसा में है, जबकि कलांगुट सागर पुलीन जो है ये केरल में नहीं, गोवा में मिलेगा। अच्छा, फिर मरीना जो सागर पुलीन है ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट, निम्नलिखित फसलों में से किसकी कृषि को मुख्यतः यूरोपीय कृषि कहा जाता है। तो चुकंदर की कृषि को यूरोपीय कृषि कहा जाता है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है। तो ये तो कई बार आ चुका है, काली मिट्टी को स्थानीय नाम के रूप में रेगुर पुकारा जाता है। अच्छा, काली मिट्टी से संबंधित और क्या क्या फैक्ट जानते हैं। इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से होता है, इसीलिए इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं। इसमें किस चीज़ की कमी होती है, तो काली मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। और ये तो क्वेश्चन में है कि इसको स्थानीय रूप से रेगुर कहा जाता है। विश्व में इस काली मिट्टी यानी कि जिसको स्थानीय रूप में रेगुर कहते हैं, इसको विश्व के स्तर पर चेरनोजेम के नाम से जाना जाता है। यूक्रेन, यूएसए और कनाडा का जब आप मैप देखेंगे सॉइल वाला, तो वहाँ पर आपको चेरनोजेम मिट्टी मिल जाएगा, जिसे भारत में काली मिट्टी या स्थानीय रूप से रेगुर मिट्टी कहते हैं। रंग इसका काला क्यों होता है, तो टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। नेक्स्ट, कथन और कारण संबंधित है। तो कथन है कि बुंदेलखंड पठार दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बुंदेलखंड का जो पठार है ये दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है। नेक्स्ट, कारण लिखा हुआ है कि इस पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है। तो ये कारण मतलब कारण के रूप में सही नहीं है, स्टेटमेंट सिर्फ सही है कि इस पठार का मतलब कि बुंदेलखंड पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, लेकिन ये सही कारण नहीं है। तो दोनों मतलब सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में कौन सी एक राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो चंबल नदी जो है ये तीनों राज्यों की सीमा निर्धारित करती है। क्या क्या नाम है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी कि राजस्थान, यूपी एंड एमपी, इन तीनों की सीमा निर्धारित करती है चंबल नदी। ठीक है। अच्छा, पिछले वीडियो हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र और गोवा के बीच में एक नदी सीमा निर्धारित करती है, पता नहीं क्या तेरे खोल नदी ऐसा कर कुछ नाम था। तो आपको याद आ रहा ही होगा कि ये गोवा और महाराष्ट्र के बीच में एक नदी सीमा निर्धारित करती है जिसका नाम था ये। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2। अब देखिए वही वाला जो मैं बता रहा था ना, द्वाब वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो बिस्टा द्वाब कहाँ मिलेगा, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जब उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर जब बढ़ेंगे आप मैप में, तो आपको सबसे पहले सतलज मिलेगा। सतलज के ऊपर में दिखेगा ब्यास। इन दोनों नदियों के बीच में जो इन दोनों नदियों के बीच में जो मैदानी क्षेत्र है एक तरीके से, तो उसको बोलते हैं बिस्ता द्वाब। ठीक है। अच्छा, सतलज से याद आया, पहले इसको द्वाब वाला देख लेते हैं।
चलिए बात करते चलते हैं। बिस्ता दोआब आपको ब्यास, सतलज और ब्यास के बीच में मिलेगा। और सतलज के बारे में आपने फैक्ट ये पढ़ रखा है कि सतलज एकमात्र ऐसी पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को 3 बार काटती है। और लोहरी जल विद्युत परियोजना भी सतलज नदी पर ही है, ठीक है। सतलज और ब्यास के बीच में बिस्टा दोआब है। नेक्स्ट रचना दोआब, तो रचना दोआब आपको रावी और चिनाब के बीच में मिलेगा, रचना दोआब। बारी दोआब, तो ये बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच में मिलेगा। तो ब्यास, सतलज और ब्यास के बीच में बिस्टा दोआब, ब्यास और रावी के बीच में बारी दोआब। अच्छा, उसके बाद फिर रावी और चिनाब के बीच में रचना दोआब। और लास्ट बच गया फिर चिनाब और झेलम के बीच में आपको चाज दोआब या चेज दोआब, कहीं कहीं ऐसे बोलते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। ब्यास नदी पर पोंग बांध परियोजना है, तो ये भी याद रखना है। और चिनाब नदी पर तो आपको याद आ ही रहा होगा, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, बगलिहार जल विद्युत परियोजना और सलाल जल विद्युत परियोजना, तो ये सारी उस नदियों पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो सिर्फ दूसरा कथन सही है, सतलज नदी सिपकीला दर्रे से होकर बहती है, बस यही बात सिर्फ सही है। और सतलज नदी के बारे में अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि सतलज और ब्यास के बीच में बिस्टा दोआब है। और सतलज नदी एकमात्र ऐसी पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को 3 बार काटती है। लोहरी जल विद्युत परियोजना भी सतलज नदी पर ही है। और सतलज नदी जो है ये भारत में सिपकीला दर्रे से होकर के बहती है, ठीक है। ये बात हो गया खास। अच्छा, पहला वाला स्टेटमेंट गलत क्यों हुआ? क्योंकि लिखा हुआ सिंधु नदी काराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के बीच से होकर बहती है, तो ये गलत है। जब आप मैप में देखेंगे उत्तर भारत वाला फिजिकल मैप, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है, काराकोरम और लद्दाख के बीच से नहीं, तो इसलिए करके ये कथन गलत हो गया। और इसके बारे में एक फैक्ट ये भी है कि लद्दाख को ये बुंजी नामक स्थान पर काट करके भारत का सबसे गहरे गौरज का निर्माण करती है सिंधु नदी, तो ये भी एक फैक्ट है इससे संबंधित। नेक्स्ट, अफ्रीकी महाद्वीपीय देश मिस्र में नील नदी किस एक प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है? तो चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है नील नदी। तो एक फैक्ट के रूप में, एक वन लाइनर के रूप में याद रखना है कि नील नदी जो डेल्टा बनाती है वो चापाकार होता है, जबकि मिसिसिपी नदी जो डेल्टा बनाती है वो पंछी के पंजे के आकार का होता है। यूपीपीसीएस में पहले बार पूछा भी जा चुका है पहले। और एक है ज्वारनदमुखी डेल्टा, तो नर्मदा और तापी नदियाँ जो है ये ज्वारनदमुखी डेल्टा बनाती है। फिर से एक बार बोल देता हूँ, मिसिसिपी नदी पंछी के पंजा के आकार का डेल्टा बनाती है, मिस्र की नील नदी ये चापाकार डेल्टा बनाती है, और नर्मदा और तापी नदी ये ज्वारनदमुखी डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट, उच्चावच है, दूसरे साइड महासागर है। जो सही नहीं है उसको देखना है, तो सही वाला पहले पढ़ लेते हैं। आपको तो प्रीवियस ईयर आपने वीडियो देखा तो याद हो गया होगा, टेलीग्राफिक पठार कहाँ है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आपको स्टोरी तो वो पता है ना, मैंने इधर लिख के भी रखा है कि दरअसल टेलीग्राफिक पठार क्या है? एक हाइड्रोग्राफिक मिथक है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के समुद्र विज्ञानी थे मैथ्यू फॉन्टेन मैरी ने समुद्र की गहराइयों का चार्ट तैयार कर रहे थे। तो आपको ये प्रीवियस ईयर वाले मैंने बोला था कि वहीं पर ये लिखा हुआ था कि मैथ्यू फॉन्टेन मैरी समुद्र की गहराइयों का चार्ट निर्माण कर रहे थे। उसी के चार्ट निर्माण करते समय ही उनको ऐसा महसूस हुआ कि अटलांटिक के उत्तर मध्य वाला जो भाग है वो थोड़ा उथला है, ऊंचा सा है। तो उन्होंने कहा कि यही भाग जो है समुद्री टेलीग्राफ केबल मतलब तार बिछाने के लिए यूज किया जाना चाहिए। और उसी के बाद फिर इसको टेलीग्राफिक पठार नाम दे दिया गया। इसका विस्तार आपको टेलीग्राफिक पठार का विस्तार न्यू फाउंडलैंड से आयरलैंड तक मिलेगा, जो कि कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो टेलीग्राफिक पठार तो सही है। कर्माडिक खाई ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में मिलेगा। दक्षिणी सैंडविच खाई ये आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मिलेगा। और कार्लसवर्ग कटक ये दरअसल उत्तरी प्रशांत नहीं उत्तरी हिंद महासागर में मिलता है कार्लसवर्ग कटक, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के एंडीज क्षेत्र में पाए जाने वाला लामा एक है। तो भारवाही पशु को दक्षिण अमेरिका का जो एंडीज पर्वत क्षेत्र है उसको वहाँ लामा कहते हैं। भारवाही पशु मतलब भार ढोने वाला। अच्छा, इसका इतिहास मतलब प्राचीन प्रागैतिहासिक इतिहास से पहले से ये काम वहाँ हो रहा है लामा के द्वारा, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट, मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है। तो मेघालय पठार दरअसल गोंडवाना शैलों से निर्मित है। और गोंडवाना के बारे में भी एक फैक्ट हमने पढ़ा था कि भारतीय प्रायद्वीप के निर्माण में सबसे नवीनतम चट्टान अगर कोई है तो गोंडवाना है। और सबसे पुराना कौन था? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी, है ना। वैसे वहाँ पर हमने बात किया था कि DKVG मतलब धारवाड़ सबसे पुराना, उसके बाद कुड़प्पा, उसके बाद विंध्यन, उसके बाद फिर गोंडवाना। तो ये क्रम है, पुराने से लेकर नए तक के चट्टानों का क्रम है।
तो फिलहाल याद रखना है कि गोंडवाना पठार जो है अधिकतर निर्मित मेघालय का पठार जो है वो अधिकतर गोंडवाना शैलों से निर्मित है, और गोंडवाना शैल भारतीय प्रायद्वीप के निर्माण में नवीनतम चट्टान है। मेघालय के पठार से याद रहना चाहिए कि गारो, खासी और जयंतियाँ, ये तीनों पहाड़ियों से घिरा हुआ है मेघालय का पठार। और गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति रहती है, खासी पहाड़ी पर खासी जनजाति रहती है, और जयंतिया पहाड़ी पर जयंतिया जनजाति रहती है। तो जनजातियों के नाम से पहाड़ का नामकरण है वहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्यतः सिंचाई परियोजना नहीं है? तो भवानी सागर, कृष्णराज सागर और भाखड़ा नंगल, ये तीनों जो है सिंचाई परियोजना है, जबकि शिव समुद्रम जो है ये कावेरी नदी पर है और ये जल विद्युत परियोजना है शिव समुद्रम। ठीक है, जब कावेरी नदी की हम बात कर रहे हैं तो हमें 2-3 फैक्ट याद आना चाहिए कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं, और कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी माउंटेन है, जिसकी ऊंचाई 1341 मीटर है। ये अगर आप जिले वाइज देखें तो ब्रह्मगिरी आपको कुर्ग जिला कर्नाटक में मिलेगा। और एक दो फैक्ट और के लिए कावेरी नदी प्रसिद्ध है, एक श्रीरंगपट्टनम द्वीप और शिव समुद्रम द्वीप। शिव समुद्रम ये परियोजना तो है ही जल विद्युत परियोजना, लेकिन शिव समुद्रम द्वीप और शिव समुद्रम वाटरफॉल ये भी है, और श्रीरंगपट्टनम द्वीप। तो मैसूर का इतिहास जब पढ़ रहे होंगे तो ये शब्द आपको याद आ रहा होगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो वो द्वीप भी है वहाँ पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलाम हिमनद की सही अवस्थिति है? तो मिलाम हिमनद आपको कुमायूं हिमालय में मिलेगा। कुमायूं हिमालय वही जो दरअसल आपको उत्तराखंड में मिलेगा, तो उत्तराखंड में ये आपको मिलाम हिमनद मिलेगा। उत्तराखंड से याद आया, हमने रूपकुंड लेक के बारे में बात किया था, तो ये चमोली के पास आपको रूपकुंड लेक मिल जाएगा। और मिलाम हिमनद एक अलग से फैक्ट जुड़ गया, जो कि 19 किलोमीटर की लंबाई के साथ है, और ये कहाँ है? कुमायूं हिमालय यानी कि उत्तराखंड में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय कार्य करता है? तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है जल संसाधन मंत्रालय से, क्योंकि राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। एक साइड जनजाति है, दूसरे साइड राज्य है। तो मैंने जनजाति वाला वीडियो तो अपलोड कर ही दिया है, क्राउन के बुक से मैपिंग कर करके मैंने अपलोड किया है। तो अगर आपने देख लिया तो ठीक, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, और देख लिया तो एक बार और बढ़ा के देख लीजिएगा, इससे रिवीजन हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं डोंगरिया जनजाति, ये उड़ीसा में है। लामडा जनजाति ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी। लिम्बू जनजाति सिक्किम में मिलेगी। सिक्किम में भूटिया जनजाति भी एक है। अच्छा, इरूला जनजाति ये तमिलनाडु में मिलेगी। तो इसमें से ये सब नई नई जनजातियाँ, वहाँ पर ये शायद नाम है लेकिन मैपिंग में नहीं था, तो मैं फिर से एक बार बोलता हूँ। डोंगरिया जनजाति उड़ीसा में, लंबांडा जनजाति आंध्र प्रदेश में, और लिम्बू जनजाति सिक्किम में, और इरूला जनजाति तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ सदा हरित वनस्पति नहीं पाई जाती है? तो सदा हरित वनस्पति पाए जाने का 2-3 कंडीशन है। सबसे पहला तो ये कि 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वहाँ होना चाहिए, तो सदा हरित वनस्पति पाया जाएगा। अच्छा, ये तो सघन वन तरीके के होते हैं, और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में, उत्तर पूर्वी हिमालय वाले रीजन में, और अंडमान निकोबार में सदा हरित वनस्पति मिलते हैं। ठीक है। जबकि जो विकल्प डी में जो लिखा हुआ है कि पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, तो ये गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल तो वृष्टि छाया क्षेत्र में लगभग पड़ता है, तो इसलिए वहाँ वर्षा थोड़ा कम होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास ही होती है। जबकि सदा हरित वनस्पति पाए जाने के लिए 250 सेंटीमीटर कम से कम न्यूनतम वर्षा चाहिए होता है। तो इसलिए पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर तो सदा हरित वनस्पति मिलेगा, लेकिन पूर्वी ढाल पर आर्द्र पर्णपाती टाइप का वेजिटेशन यानी कि वनस्पति मिलता है। ठीक है। तो इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, लेटेराइट मृदा के संदर्भ में क्या असत्य है? तो सत्य क्या है पहले उसे देख लेते हैं। तो यह यानी कि लेटेराइट मृदा एक प्रकार की निक्षालित मृदा होती है, तो यह सही है। दूसरा लिखा, अच्छा पहले सही वाला पढ़े थे। यह मृदा यानी कि लेटेराइट मृदा भारी वर्षा व उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ये भी सही है। तीसरा, इसमें मुख्यतः काजू, मोटे अनाज एवं मसाले की कृषि की जाती है, तो ये भी सही है। बी नंबर गलत इसलिए हुआ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इसमें चूना तथा सिलिका अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जी नहीं, चूना और सिलिका का तो निक्षालन हो जाता है, तो अधिक मात्रा में कैसे पाए जाएंगे? हाँ, अधिक मात्रा में अगर पाए जाने की बात है तो लोहे का ऑक्साइड यानी आयरन का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कभी कभी सिर्फ इतने पर ही क्वेश्चन बन जाता है कि काजू की खेती के लिए सबसे
अच्छी मृदा कौन सी होती है, तो लेटेराइट मृदा होती है। और कपास की खेती के लिए रेगुर मृदा, जिसको काली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखने हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक साइड नहर है, दूसरे साइड नदी जिससे निकलती है। तो सरहिंद नदी जो सतलज नदी से निकलती है, और सतलज और ब्यास के बीच में एक दोआब है जिसको बोलते हैं बिष्टा दोआब, ये भी आपको याद आ रहा होगा। सतलज एकमात्र ऐसी पूर्ववर्ती नदी है भारत में जो हिमालय को 3 बार काटती है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, सतलज पर कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं? आप एक का नाम कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, एडन नहर, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। एडन नहर जो है ये दामोदर नदी से निकलती है, और दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है, और उसके बाद फिर ये हुगली में मिल करके बे ऑफ बंगाल में बह जाती है। अच्छा, नेक्स्ट, मिदनापुर नहर जो है ये कोसी नदी से निकलती है, और त्रिवेणी नहर जो है ये गंडक नदी से निकलती है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारक है। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा जा चुका है, और इसी के साथ पहले वीडियो में भी था शायद। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में जो वर्षा होता है, यानी ठंड में जो वर्षा होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न कहाँ होता है? तो भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। आपको यूरोप और अफ्रीका का मैप याद आ रहा होगा, उसके बीच में जो मेडिटेरियन सी है वहीं से उत्पन्न होता है पश्चिमी विक्षोभ, और फिर यही कारण बनता है शीतकाल में पश्चिमी भारत में वर्षा का, जो कि रबी के फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। नेक्स्ट, टेरा रोसा मृदा में अधिकता पाई जाती है। तो टेरा रोसा मृदा में कैल्शियम की अधिकता होती है, और कहवा की खेती के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए, टेरा रोसा मृदा कहवा की खेती यानी कॉफ़ी की खेती, कॉफ़ी बागान के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेटेराइट मृदा मसाले, मोटे अनाज और काजू की खेती के लिए अच्छा होता है, ये लेटेराइट मृदा। और फिर काली मृदा जो रेगुर मृदा होती है वो कपास की खेती के लिए अच्छा होता है। तो इस तरह से कनेक्शन हो गया। नेक्स्ट, अनुकूलतम जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता, विकल्प सी में जो लिखा हुआ जनसंख्या के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता को ही अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं, और अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत एडविन केनन ने दिया था। नेक्स्ट, अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? तो बरखान के नाम से जाना जाता है अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति। नेक्स्ट है फिर से सतलज से संबंधित, सतलज तथा काली नदी के बीच कौन सा हिमालय भाग पड़ता है? तो सतलज और काली नदी के बीच वाला पड़ने वाला जो हिमालय का भाग है उसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं। उत्तराखंड में आपको कुमायूं हिमालय सीधा सीधा मैप में मिल जाएगा। तो इस सतलज से संबंधित देखिए कितने कुछ। अच्छा, उत्तराखंड से याद आया, अभी हमने पढ़ा था कि मिलाम ग्लेशियर कहाँ मिलेगा? तो मिलाम ग्लेशियर कुमाऊं हिमालय में ही मिलेगा, जो कि सतलज और काली नदी के बीच में है, ठीक है। रूपकुंड लेक के बारे में हमने बात किया था, तो बोला था कि चमोली के पास रूपकुंड लेक है जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। अच्छा, जब सतलज की बात कर ही रहे हैं तो एक दो फैक्ट अभी यही वाला याद आ रहा होगा आपको कि सतलज और ब्यास के बीच में जो दोआब है उसको बोलते हैं बिष्टा दोआब, ठीक है। और क्या आ रहा है सतलज के बारे में फैक्ट? सतलज नदी एकमात्र ऐसी पूर्ववर्ती नदी है भारत में जो हिमालय को 3 बार काटती है, ठीक है। मैंने इस पर क्वेश्चन पूछा है कि कोई एक परियोजना का नाम बताइए जो इस पर चल रहा हो अभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? तो जो नर्मदा नदी पर स्थित है उसका नाम पहले बोल लेते हैं। तो मधार जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, ये तीनों नर्मदा नदी पर निर्मित है, जबकि चुलिया जलप्रपात ये दरअसल चंबल नदी पर निर्मित है। और चंबल इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। और जब हम चंबल के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि चुलिया जलप्रपात जिस पर है, तो हमें ये फैक्ट अभी वाला याद आना चाहिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी ये तीनों की सीमा निर्धारित करता है चंबल नदी, ठीक है। सीमा निर्धारण संबंधित एक और हमने इसके शायद फर्स्ट पार्ट में देखा था कि गोवा और महाराष्ट्र की सीमा निर्धारित करने वाला तेरेखोल नदी के नाम से जाना जाता है, जो गोवा और महाराष्ट्र की सीमा निर्धारण करता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में लौह तथा एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा में एल्युमिनियम और लौह की अधिकता पाई जाती है। अभी ही क्वेश्चन आया था कि लेटेराइट मृदा किसकी कृषि के लिए अच्छी होती है? तो काजू की कृषि के लिए, मसाले की और मोटे अनाज की कृषि के लिए लेटेराइट मृदा बहुत ही अच्छी होती है। फिर कपास की खेती के लिए रेगुर या काली मिट्टी जो होती है वो अच्छी होती है। और एक अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था टेरा रोसा मृदा, तो ये कहवा यानी कॉफ़ी की कृषि के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो जो उपलब्ध विकल्प है उसके हिसाब से असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। और म्यांमार के बारे में जब हम जबकि अच्छा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड
ये तीनों से लगती है। एक और है मिजोरम, तो 4 देश से सीमा लगती है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। अच्छा, जब नागालैंड की बात कर रहे हैं तो अभी की जुकू घाटी याद आना चाहिए, भी आया था क्वेश्चन कि जुकू घाटी कहाँ है, तो जुकू घाटी नागालैंड में है। और जब जुकू घाटी और नागालैंड की बात कर रहे हैं तो रेंगमा शेड्यूल ट्राइब यानी जो रेंगमा जनजाति भी याद आना चाहिए, क्योंकि ये भी कहाँ है, नागालैंड में ही है। बहरहाल 1643 किलोमीटर की सीमा है म्यांमार और भारत के बीच में। 4 राज्यों की सीमा टच करती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। अभी पहले ही वीडियो में हमने बात किया था इरावदी नदी और साल्विन नदी के बारे में, तो ये दोनों म्यांमार की नदियां हैं। और अब इरावदी नदी के पूर्व में देखेंगे तो आपको साल्विन नदी मिल जाएगी। इरावदी नदी के पश्चिम में देखेंगे तो आपको एराकान योमा पर्वत मिलेगा, और इसी एराकान योमा पर्वत का जो भाग है वो है कोको स्ट्रेट और फिर इधर अंडमान निकोबार वाला, ठीक है। तो कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप पर तो म्यांमार का राज है, लेकिन कोको स्ट्रेट जो है वो कोको स्ट्रेट और कोको द्वीप और भारत के उत्तरी अंडमान को अलग करता है, तो ये भी एक फैक्ट है। अच्छा, जो म्यांमार की राजधानी है यंगून यानी नेम्पिन जिसको बोलते हैं, तो ये भी इरावदी नदी पर ही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन एक भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, तो इक्वेटोरियल गिनी जो है ये भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, जबकि केन्या, कोलंबिया और गैबन ये है। नेक्स्ट, जो सही सुमेलित है उसके बारे में बताना है, तो 1 और 2 सही सुमेलित है। हवाई द्वीप पोलिनेशिया का भाग है, और हवाई द्वीप पर ही विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, क्या नाम है उसका बताइएगा। मेलानेशिया इंडोनेशिया तथा फिलीपींस के बीच की स्थिति है, तो 1 और 2 सही है। अच्छा, मेलानेशिया किसको कहते हैं, तो प्रशांत महासागर के जो पश्चिमतम द्वीप है उनको बोलते हैं मेलानेशिया, ठीक है। पोलिनेशिया के बारे में भी हमने बात किया, तो पोलिनेशिया पर हवाई द्वीप तो है ही, इसके अलावा सामोआ, टोंगा, टुवालू, पूर्वी किरिबातु और कुक, ये सारे द्वीप भी पोलिनेशिया में है, ठीक है। तीसरा नंबर गलत इसलिए हुआ क्योंकि लिखा हुआ है फिजी द्वीप समूह के सामने माइक्रोनेशिया का भाग नहीं, ये भी मेलानेशिया का भाग है। मेलानेशिया का पूर्वी भाग है फिजी द्वीप समूह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं, तो अभी हमने उत्तर प्रदेश में देखा था, उत्तर प्रदेश वाले मैप, फिजिकल मैप में बुंदेलखंड को, तो बुंदेलखंड पठार जो है इसको उत्खात भूमि के नाम से भी जानते हैं, उत्खात प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 2 फैक्ट और हमने उसमें बात किया था कि दक्कन का पठार का ही विस्तार है बुंदेलखंड, और इसकी ढाल की बात करें तो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर इसका ढाल है, ठीक है। हालांकि दक्कन का पठार का विस्तार और ढाल दक्षिण से उत्तर दिशा में होना, ये बघेलखंड पठार के लिए भी ये दोनों फैक्ट लागू होता है, लेकिन ये उत्खात भूमि के नाम से सिर्फ यहाँ पर उपलब्ध विकल्पों में से बुंदेलखंड जाना जाता है, ठीक है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, टर्सरी काल को कालक्रम के अनुसार 4 भागों में बांटा जाता है, तो ये बात सही है कि टर्सरी काल को कालक्रम के अनुसार 4 भागों में बांटा जाता है। तो पहला भाग क्या है ये पूछ रहा है, तो इयोसीन जो होता है टर्सरी काल का वो पहला भाग होता है, जबकि दूसरा जो होता है वो ओलिगोसीन होता है, मायोसीन तीसरा है और प्लायोसीन चौथा है। तो सबसे पहला वाला याद रखिए, इयोसीन टर्सरी काल का पहला काल है, और प्लायोसीन सबसे चौथा यानी लास्ट वाला काल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक स्थान पर लिग्नाइट का सर्वाधिक बड़ा भंडार पाया जाता है, तो मन्नारगुड़ी जो तमिलनाडु में है, यहाँ लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है। अगर सिर्फ 3 राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट पाया जाता है, उसके बाद फिर गुजरात में, और लास्ट तीसरा नंबर राजस्थान की आती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित बांधों में से कौन से बेतवा नदी से संबंध नहीं है, तो माता टीला बांध, परीक्षा बांध और सुकमा डुकमा बांध, तो ये तीनों बेतवा नदी से संबंधित है। कन्हर बांध नहीं संबंधित है, क्योंकि कन्हर बांध कन्हर नदी पर है, जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको कन्हर नदी, उसी पर कन्हर बांध है, ठीक है। सोनभद्र से याद आया कि देश का एकमात्र ऐसा जिला है जिससे 4 राज्यों की सीमाएं टच करती है, तो वो 4 राज्यों की सीमा कौन कौन सी है, बिहार, छत्तीसगढ़ और कौन है, एमपी, एक और कोई है, तो आप देखिए उसको, बिहार, अच्छा हाँ, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी, ये 4 राज्यों की सीमा टच करती है सोनभद्र से। नेक्स्ट, वही है जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है, तो एक साइड लौह अयस्क क्षेत्र है, दूसरे साइड स्थान है, तो जो सुमेलित है उसे पढ़ लेते हैं। बादाम पहाड़ उड़ीसा में मिलेगा, बादाम पहाड़ दरअसल ये बादाम का नहीं लौह अयस्क का क्षेत्र है, और किरीबुरु जो लौह अयस्क क्षेत्र है ये आपको झारखंड में मिलेगा। बाबा बुदान पहाड़ी ये कर्नाटक में मिलेगा, ये भी लौह अयस्क क्षेत्र है। डाल्टनगंज लौह अयस्क क्षेत्र है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में नहीं, झारखंड में मिलता है। नेक्स्ट, स्ट्रेटेलाइट होता है तो अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है, तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि स्ट्रेटेलाइट क्या होता है, कौन से मंडल में होता है, समताप मंडल में होता है, और ये अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया।
नेक्स्ट है भारतीय मौसम विभाग द्वारा देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र बनाया गया। तो ये बालासोर उड़ीसा में बनाया गया था और इसका उद्देश्य था आसमानी बिजली गिरने के कारण जो जान माल की नुकसान हो जाती है उसको कम करना, और ये पहला देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र था। कहाँ? बालासोर उड़ीसा में। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व दलहन दिवस मनाया गया। तो देखिए दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया, लेकिन ये याद नहीं रहेगा, बार बार पढ़ते हैं फरवरी वाले और भी डेट याद रहेंगे कि ये डे मनाया जाता है 14 फरवरी को, और ये चॉकलेट डे और तरह तरह के डे, रंगारंग जितने डे है सब याद रहेंगे, लेकिन ये एग्जाम में याद नहीं रहता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस। नेक्स्ट है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए सबसे पहले इस पैरा में ही एक फैक्ट है। क्या फैक्ट है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक कौन निकालता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है। ठीक है, अब कथन देख लेते हैं। इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर में है, बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा निकाला गया लोकतंत्र सूचकांक 2020 में सबसे टॉप में नॉर्वे रहा है। अच्छा, ये नया वाला देख लीजिएगा बाय फैक्ट, क्योंकि 2021 में आया कि नहीं आया इसमें दिया हुआ तो है, बस ये फैक्ट है जो नहीं बदलेगा कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कौन निकालता है लोकतंत्र सूचकांक। ठीक है, और भारत का स्थान 53वां है, 53rd, तो ये भी फैक्ट है। एक बार चेक कर लीजिएगा जैसे वीडियो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब खत्म ही होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020 का आयोजन भारत एवं किस देश के बीच किया गया है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो संयुक्त राज्य के साथ किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ है संयुक्त रूप से, उसका नाम है युद्ध अभ्यास। ठीक है, और ये बीकानेर, राजस्थान का बीकानेर में हुआ था। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, किस देश द्वारा जैव ईंधन से चलने वाले पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 का प्रक्षेपण किया गया? तो अमेरिका द्वारा किया गया है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के हेतु किस राज्य सरकार द्वारा सांस नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है? तो सांस नामक जागरूकता अभियान शुरुआत की गई मध्य प्रदेश। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। इसका जो उद्देश्य है मध्य प्रदेश सरकार का वो ये है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करना चाहती है, तो इसलिए सांस नामक जागरूकता अभियान चला रही है मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, शिशु मृत्यु दर इसको कम करना चाहती है। लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, जो मैं अभी बोलूँगा वो आप समझ चुके हैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। तो निम्नलिखित देशों में से किस एक ने विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने की हाल ही में घोषणा की है? तो दक्षिण कोरिया है, जो दक्षिण कोरिया ने विश्व में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की है। तो अब तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि बताइए दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में एक रेखा है जो दोनों को अलग करती है, वो कौन सी रेखा है? अगर आपने वीडियो देखा अच्छे से स्क्रीन पे तो आप इसका आंसर जरूर बता देंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।